आज हम लेंगे एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इसके बाद हम लेंगे इनफर्टिलिटी। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के रहते हैं, आज हम इनका जिक्र करेंगे। पहले हम लेंगे एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वीडी, वेनेरियल डिजीज या आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी कहते हैं। एसटीडी जैसे कि नाम है एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये मेनली वो बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। वो सभी बीमारी जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उनको एसटीडी कहते हैं। ये इनमें जो मेन बीमारी है सबसे पहली आती है गोनोरिया, जो मेनली लेडीज में होती है गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया से। दूसरी आती है सिफिलिस, ये मेल में होती है मेनली। तीसरी आती है जेनाइटल हर्प्स और जेनाइटल वार्ट, ये दोनों में हो सकते हैं, जेनाइटल हर्प्स और जेनाइटल वार्ट। चौथी फीमेल में वेजाइनिटिस, केवल फीमेल में। इसके अलावा क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडिया नामक फंजाई से होती है क्लैमाइडियासिस। इसके बाद ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोना से होती है। हेपेटाइटिस बी, और एड्स। ये सारी 9 की 9 बीमारियां दे आर वायरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बीमारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है मेनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट है, जनरली दीज आर माइक्रोबियल डिजीज, ये सारी की सारी माइक्रोबियल है। ये तो बैक्टीरिया से या वायरस से, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फंजाई के भी है, फंगल। ये 3 मेन कैटेगरी की हैं। इसमें हेपेटाइटिस और एड्स ये 2 बीमारी मेनली। इसके अलावा डिफेक्टिव नीडल से भी फैलती हैं, डिफेक्टिव नीडल। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो एक ही नीडल से कईयों को ड्रग दे देते हैं, नीडल लगाते हैं। वो नीडल अगर किसी ऐसे आदमी के लग गई जो इन्फेक्टेड है तो हेपेटाइटिस और एड्स मेनली इसी से फैलता है, क्योंकि या ब्लड से भी फैल जाता है, डिफेक्टिव ब्लड से। लेकिन ब्लड कोई भी डिफेक्टिव नहीं देता, ब्लड आज टेस्ट करा के देते हैं, इससे भी ये हो जाती है। ये सारी बीमारी हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है। आपको पता है एड्स का दुनिया में कोई उपचार नहीं है, एड्स अनट्रीटेड बीमारी है। अच्छा, ये जो जेनिटल हर्ब्स है ये बीमारी भी नीडल से फैल जाती है और ट्रीटमेंट इसका भी नहीं है, जेनिटल हर्ब्स का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और लेटर स्टेज में हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्ब्स और एड्स, these 3 disease could not be treated at later stage. एड्स तो कभी भी ट्रीट नहीं होती, एड्स का तो भी ट्रीटमेंट है ही नहीं। लेकिन ये बीमारी भी अगर बाद में पता लगे तो दीज आर अनट्रीटेबल डिजीज, इनक्योरेबल है। इनको हम इलाज नहीं करवा सकते, बड़ी खतरनाक बीमारी है। जितनी भी ये सारी की सारी बीमारी, इनमें होता क्या है? सबसे पहले इनके सिम्टम्स की मैं बात करूँ
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन एंड इचिंग, दर्द रहता है और खुजली रहती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्रेशन विच में भी म्यूकस, ब्लडी और वाटरी, पीला पीला पानी की तरह का या ब्लड की तरह का सेक्रेशन होने लग जाता है, और लेडीज में इससे अबॉर्शन भी हो जाता है, और पीआईडी, पीआईडी एक शॉर्ट टर्म है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये भी हो जाती है। पैल्विक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, पेन रहता है, और पेन ड्यूरिंग सेक्स और यूरिनेशन, पेशाब करते हुए बहुत दर्द होता है, सेक्स करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये सारी बीमारी ऐसी हैं जो बड़ी खतरनाक है। फीमेल में एक और कभी कभी हो जाता है इनमें, एसटीडी में, और उसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्चुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी फॉल्स प्रेगनेंसी है। यूटेरस में कोई सिस्ट डेवलप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, फीमेल को लगता है वो प्रेग्नेंट है, बट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। उसके अंदर कोई ऐसी चीज डेवलप हो जाती है, कोई रिसोली हो सकती है, कोई बड़ा कोई एक टिश्यू हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल, या कोई भी ऐसी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी वास्तव प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ये लगता है फीमेल को कि वो प्रेग्नेंट है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल और खतरनाक बीमारी है। ऐसी लेडीज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है, वो जनरली मां नहीं बन पाती उसमें, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करें, ठीक नहीं करें उसको। और ये जनरली 15 to 24 ईयर एज इज क्रिटिकल फॉर एसटीडी, क्योंकि इस एज में बच्चों के ऊपर कंट्रोल कम होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो किसी की सुनते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं, और एक दूसरे के प्रति उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है मेल फीमेल में, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा लगती है। तो इसमें हमारे जो टीनेज और यूथ, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एसटीडी से। आपको पता है एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एड्स इज इनक्योरेबल। एड्स का कैलिफोर्निया में सबसे पहले पता लगा था, एड्स वाज डिटेक्टेड इन कैलिफोर्निया फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एड्स का कैलिफोर्निया में 1981 में पता लगा था, कैलिफोर्निया में फर्स्ट केस। ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, HIV वायरस से होती है। इसका डिटेल हम ह्यूमन डिजीज वाले में लेंगे, जब आप ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस बीमारी में हमारी हेल्पर टी सेल काम नहीं करती। हमारे ब्लड में एक हेल्पर टी सेल होती है,
वो सेल काम करना बंद कर देती हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जब ये सेल काम नहीं करेंगी तो हम इम्यून नहीं रहते, तो हमें बीमारी हो जाती है। हम कैसे बचें इनसे? सबसे पहली प्रॉपर केयर, हम सावधानी रखें। नो सेक्स विद अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड पर्सन के साथ सेक्स ना करें जिसको हम नहीं जानते, जिससे हमारी जान पहचान नहीं है। वैसे तो मोनोगैमस होना चाहिए, हमें पति पत्नी में ही सेक्स होना चाहिए, बाकी में नहीं होना चाहिए। मोनोगैमस का मतलब है जो आपका पार्टनर है उसी के साथ सेक्स संबंध हो, दूसरे के साथ नहीं हो। अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्रग इंजेक्शन एंड फेयर निडिल, इनको भी हम अवॉइड करेंगे। इसके अतिरिक्त टेक एडवाइस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। जब कोई अगर सेक्सुअल ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी भी नीमकीन डॉक्टर के पास ना जाए, उससे सलाह ना लें। गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं जो सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जानते हैं, इन्हीं के पास जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट जरूर होता है, उससे सलाह लें या किसी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें। इसके अलावा डू नॉट यूज अंडर गारमेंट, किसी के भी अंडर गारमेंट यूज ना करें, किसी के भी अंडरवियर हम यूज ना करें। डू नॉट यूज अंडर गारमेंट ऑफ, भले ही वो एनी पर्सन, चाहे वो कोई है, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो इन्फेक्टेड है, कभी भी अंडर गारमेंट यूज ना करें, नहीं तो बीमारी हो सकती है। ये हमारा एक प्रॉपर वो था एसटीडी के लिए। एसटीडी में प्रिकॉशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। आप प्रिकॉशन करेंगे तो ये नहीं होंगे। और ये वैसे भी एक सोशल इविल मानी जाती है, दीज आर एक्चुअली सोशल इविल। तो इसलिए प्रिवेंशन इनके लिए जरूरी है, दे शुड बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंशन इज बेटर। तो ये तो थी हमारी एसटीडी। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी आदमी अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस या इनेबल टू प्रोड्यूस एनीवन, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। जब बच्चे पैदा नहीं कर सकते इसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कितने सारे कारण हो सकते हैं। मेंटल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, कोई डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो इनफर्टिलिटी, ऐसे केस में पर्सन के बच्चा नहीं होता, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ टेक्निक हैं, हम उनको यूज करते हैं। इन टेक्निक को कंबाइंड हम कहते हैं ART, फॉर दोज पर्सन हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस। एक टेक्निक है ART, इसको हम कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, फुल फॉर्म है ART की। ART को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ART में क्या होता है? ART में हम किसी सहायता से, किसी भी हेल्प से ART में हम कोशिश करते हैं कि इसके जो बच्चा हो, किसी सहायता से बच्चा हो जाए। कोई भी हेल्प हमने असिस्टेंस करना, किसी को मदद करना। अब इसमें
कई सारी टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक आती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, जैसे कि नाम है IVF, इसमें आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। हमने स्पर्म और ओवम को निकाल लिया और उनको बाहर इकट्ठे डिश में फर्टाइल बना लिया, जाइगोट बना लिया। ये कहलाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन आउटसाइड द बॉडी। जब आउटसाइड द बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवा दिया तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ET एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाते हैं। ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो तो ट्रांसफर कराएंगे यूटेरस में। अगर एम्ब्रियो बन गया, डेवलप हो गया, ये ब्लास्टोमियर बन गया, 8 सेल से आगे, अगर 8 सेल से ज्यादा है, मोर देन 8 सेल, मोर देन 8 सेल स्टेज, ये एक जाइगोट बना। इस जाइगोट में जब 8 सेल बन जाएंगी, 8 से ज्यादा बन जाएंगी, तो हम इसको कहाँ करेंगे, हम इसको यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ये तो कहलाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। दिस टेक्निक इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इस तरह जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। सच चाइल्ड आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी वो बच्चे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है, डेवलप यूटेरस के अंदर होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दीज चाइल्ड आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बट फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है लेकिन ये बच्चे यूटेरस में ही डेवलप होगा, गेस्टेशन पीरियड में ही चलेगा। ये तो था। इसमें हम ZIFT, ये भी टेक्निक में है, ZIFT। जाइगोट अगर बनता है, जाइगोट लेवल पे ट्रांसफर करें तो ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना के हम ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वहां से वो नेचुरल मेथड से ही आगे बच्चा पैदा होता है। तो ये टेक्निक ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी इसका एक इलाज है अगर मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है हमने फर्टिलाइजर नेचुरली करवाना है। इसमें कई कारण हैं। पहला कारण हो सकता है हु कैन नॉट कंसीव, वो औरत जो कंसीव नहीं कर सकती, हु कैन नॉट कंसीव, जो रिप्रोडक्शन नहीं करती। दूसरा हो सकता है लेस स्पर्म काउंट। तीसरा हो सकता है डिफेक्टिव या ओब्लिक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसकी जो ये वजीना है, ये वजीना तिरछी है, तो यहां से स्पर्म यहां नहीं जा सकते। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसे केस में हम स्पर्म को अंदर या तो यूटेरस में डाल देते हैं या वेजाइना में डाल देते हैं। मेल के स्पर्म को हम अंदर डाल देते हैं। ये टेक्निक, इसमें हम अगर स्पर्म काउंट है तो किसी दूसरे के स्पर्म भी डाले जा सकते हैं। जानवरों में टेक्निक बड़ी कामयाब है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
विदेशों में स्पर्म बैंक हैं, वहां से कोई भी लेडीज स्पर्म लेके प्रेग्नेंट हो सकती है। दिस इज दी अनदर टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियल टेक्निक से हम प्रेगनेंसी ले सकते हैं, करवा सकते हैं, या यूटेरस में डाल लो या वेजाइना में डाल लो। इसके अलावा अगर यूटेरस में करते हैं तो इसको कहते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। कई बार क्या होता है, स्पर्म काउंट कम है, वो स्पर्म जब तक यूटेरस तक जाते सारे मर जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम स्पर्म को छोड़ते ही यूटेरस में हैं, ताकि वो यूटेरस से पहले वेजाइना में सर्विक्स में ना पहुंचे, डायरेक्ट वो यूटेरस में जाए, वहां से वो इजीली ओवम तक पहुंच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये केस IUI कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन फर्टिलाइजेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में हम इसको केवल यूटेरस में हम स्पर्म को डालते हैं, सीमेन को डालते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ये टेक्निक कर दी जाती है। इसके अलावा एक और टेक्निक है सरोगेसी। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो बच्चे को नहीं पाल सकती, तो ऐसे केस में उनका एक्चुअल जिनकी फिजिकली हालत ठीक नहीं है, बीमार है, बहुत सीरियस केस है, तो ऐसे केस में वो औरत उस बच्चे को किसी दूसरी औरत के यूटेरस में इम्प्लांट करवा देती है। ये कहलाते हैं सरोगेसी, और इस मदर को कहते हैं सरोगेट मदर। जो मदर इसको पालती है उसको कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर उसको जन्म देगी, लेकिन जीन और करैक्टर इसमें उसी के रहेंगे जिसका वो बच्चा है, उसने केवल उसको 280 दिन पाला है, भोजन खिलाया है। एक और टेक्निक है ICSI। इसमें क्या करते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इम्प्लांट करते हैं, वहां उसको इंजेक्शन के द्वारा डाल देते हैं, जिससे वो जाइगोट बना देता है। ये टेक्निक कहलाती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसी से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, या हम उसी में। तो ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कपल जो बच्चे चाहते हैं और किसी कारण से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन सबसे अच्छी टेक्निक, अगर हमारे पास सब कुछ है, देन देयर आर अदर ऑप्शन। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शन को अगर हम यूज करें तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। ए लॉट ऑफ ऑर्फन चाइल्ड, हमारे देश में बहुत सारे ऑर्फन चाइल्ड हैं। ऑर्फनेज से बच्चा ले लो, बच्चे का अडॉप्शन और उस बच्चे को पालो, दैट इज ऑल्सो ए वेरी नोबल टास्क। एक बड़ा अच्छा काम है, बड़ी अच्छी वो है। ये जो इस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरे, इनमें सोशल, इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं, पता नहीं ये बच्चा किसका है, पता नहीं ये कैसे डेवलप हुआ है, पता नहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसका इलाज ये है कि आप किसी भी ऐसी जगह से बच्चा ले लें, किसी हम ऐसे ऑर्फनेज से, किसी ऑर्फन सेंटर से, अनाथालय से, किसी ऐसी जगह से हम बच्चा ले सकते हैं और उस बच्चे को हम लेके पाल सकते हैं। तो ये टेक्निक है, ये ऐसे लोगों के लिए जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। ये था हमारा ये इनफर्टिलिटी के कोज कुछ भी हो सकते हैं। इसमें हम एक टर्म आती है ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ET में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो बना के ET बराबर एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो को भी हम ट्रांसफर कर दें तो भी हम पहले एम्ब्रियो बनवाते हैं बाहर। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह का ये टेक्निक है। तो ये सारी टेक्निक ET से टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है बाद में।
तो ये सारी की सारी टेक्निक हम कर सकते हैं स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। ये था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट। ओके।